आज की इस क्लास में हम फाइलम सिलेंटेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस को पढ़ा दिया था और सिलेंटेटा को पढ़ाना भूल गए थे। तो आज हम सिलेंटेटा देखेंगे और उसके बाद फिर उसके आगे चलेंगे। चलिए समय में गंवाते हुए सिलेंटेटा के बारे में देख लेते हैं। फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेकिन सबसे फाइलम सिलेंटेटा को हम देख लेते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। वैसे तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी फाइलम हैं सभी ग्रीक वर्ड से हैं या लैटिन वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो फाइलम का निर्माण हुआ है ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। और ये ग्रीक वर्ड है क्या? सील। सील सील मीन्स हालो। हालो हालो मीन्स खोखला। और उसके बाद एंटरान। एंटरान एंटरान मीन्स कैविटी, या इसको गट कह सकते हैं। गट गट हालो गट कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनके शरीर में एक हालो गट पाया जाता है, एक रिक्त स्थान पाया जाता है, एक कैविटी पाई जाती है, जिसके बेस पर हमने इसका नाम क्या रख दिया? सिलेंटेटा रख दिया। इसका दूसरा नाम क्या है? इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर इसका दूसरा, इस फाइलम का दूसरा नाम भी पड़ा है। वो क्या है? वो है, यहाँ पर हम आर करके लिखते रहे हैं, नाइडेरिया। CNIDARIA, नाइडेरिया, जो ग्रीक वर्ड से बना है। और इसका ग्रीक वर्ड क्या है? नाइडी। KNIDE, नाइडी। और नाइडी मीन्स क्या होता है? निटिल। निटिल निटिल, या इसको हम कह सकते हैं स्टिंगिंग सेल। STINGING, स्टिंगिंग सेल। इसका मतलब हुआ स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब डंक मारना। डंक को यहाँ पर, स्टिंगिंग को हिंदी में कहेंगे दंश, सेल को कहेंगे कोशिका। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई डंक मारने वाली कोशिका पाई जाती है, जिसको दंश कोशिका, या दूसरा नाम भी इसका है नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट ये सेल इसमें उपस्थित होती है, जिसके कारण से हम इसको नाइडेरिया कहते हैं। और इसी के बेस पर निटिल। निटिल का मतलब होता है सुई। सुई का मतलब चुभने वाली चीज़। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि इसमें स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इसका नाम नाइडेरिया रखा गया। और इसमें एक हालो गट, एक खोखला रिक्त स्थान इसके शरीर में पाया जाता है, जिसके कारण, जिसके बेस पर इसको हमने क्या कहा? सिलेंटेटा कह दिया। चलिए, ये तो फाइलम में, ये फाइलम का जो नामकरण हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि कैसे इसका ग्रीक वर्ड, किस बेस के आधार पर इसका नाम या इसके फाइलम का नाम हमने रखा। अब एक यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं फाइलम सिलेंटेटा के एनिमल का, और स्ट्रक्चर देखने से हमको कमेंट बनाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, और इसके साथ ही साथ कुछ हम जानकारी भी हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फिगर है, आप देखिए, बहुत आसान फिगर है, आप जानते भी होंगे इसको। ये एनिमल आपके सामने कई बार आया होगा, एक बार आप फिर से देख लीजिए, आप तो पहचान में आ ही गया होगा, समझ तो गए ही होंगे। ये एक एनिमल है हाइड्रा का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे किनारे पर जो संरचनाएं लगी हुई हैं ये इसके आर्म्स हैं, या इनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स हिंदी में इसको स्पर्शक कहते हैं, स्पर्शक। और ऐसे स्पर्शक जो होते हैं, ये स्पर्शक इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ लोकोमोशन में यही नहीं, इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर इनमें लोकोमोशन होता है। और यहाँ पर आप देखिए, इसी में हम यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं बना दे रहे हैं। वैसे तो ये संरचनाएं जो होती हैं, अभी जब इनका नाम हम लिखेंगे तो आप सोचेंगे केवल यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर नहीं, बल्कि इसके एपिडर्मिस के लेयर में ये हर जगह पर विद्यमान होते हैं। ये जो संरचनाएं हैं, कुछ विशिष्ट संरचनाएं हैं, इनको स्टिंगिंग सेल कहते हैं। स्टिंगिंग सेल, अभी ये नाम मैंने लिया था। तो स्टिंगिंग सेल मतलब डंक मारने वाली कोशिका, जो कि इसको सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये इन्हीं के माध्यम से अपने शरीर की आत्मरक्षा या सुरक्षा करते हैं। कुछ समय के लिए किसी भी प्रे को, किसी भी शिकारी को जो इसका शिकार करते हैं उसको मूर्छित कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरह से इनको बचने में स्टिंगिंग सेल इनकी मदद करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग है, जिसको हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। हाइपोस्टोम, इसके ऊपरी भाग पर ये मुख होता है, इसको माउथ कहते हैं। बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको हम थोड़ा सा अगर ऐसे बना दें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच में बच रहा है ये कैविटी है। और यहाँ पर इस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं।
सीलेंटान कैविटी, यही वो हॉलो गट है जिसके बेस पर इसका नाम सीलेंटेटा पड़ा था। और भी इसके बहुत सारे कमेंट्स हैं, यहाँ पर हम चलिए अब इसके कमेंट्स को लिखते हैं और धीरे धीरे उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं इस फाइलम के। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, इसका पहला कैरेक्टर देखते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जल में पाया जाता है। इसका मतलब ये कैसे जंतु हैं? ये जलीय जंतु हैं, ये जलीय। लेकिन जलीय होने के साथ साथ अब जल तो दो प्रकार का है, या तो मैराइन वाटर या तो फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर एनिमल है या मैराइन वाटर है, तो ये दोनों प्रकार के एनिमल इसमें पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, या तो फ्रेश वाटर एनिमल या तो मैराइन वाटर। इसका मतलब ये जलीय, और कामा दे करके आगे इसको हम लिख भी देंगे, स्वच्छ जलीय। स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय का मतलब फ्रेश वाटर अथवा समुद्री, अथवा समुद्री होते हैं। कहने का मतलब इसके अंतर्गत जो एनिमल आते हैं वो स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर एनिमल भी हो सकते हैं। जो फ्रेश वाटर एनिमल है इसका एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रा का है। हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल है। और दूसरा एक एनिमल का एग्जांपल यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फाइसेलिया। फाइसेलिया ये जो एनिमल है ये मैराइन वाटर एनिमल है। तो इस तरह से आप ये जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दो एनिमल का नाम मैंने लिखा है, और यहाँ पर एक एनिमल फ्रेश वाटर या स्वच्छ जलीय है, दूसरा फाइसेलिया मैराइन वाटर है या समुद्री है। चलिए छोड़ते हैं आगे, दूसरा कमेंट देखते हैं। दूसरा कमेंट देखिए, अगर इनकी हम त्वचा के बारे में देखना चाहें कि इसके त्वचा में या इसके शरीर में कितने अस्तर पाए जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि 2 अस्तर पाए जाते हैं, लेकिन तीसरे अस्तर की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। तीसरा अस्तर यहाँ पर अस्तर के नाम से तो नहीं जाना जाएगा, लेकिन बनना प्रारंभ हो गया है। इसके पहले पोरिफेरा का जो एनिमल था वो भी द्विस्तरीय था, लेकिन उसमें तीसरे अस्तर का कोई नामो निशान नहीं था। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहले तो यही लिखेंगे, ये द्विस्तरीय होते हैं, ये द्विस्तरीय मतलब डिप्लोब्लास्टिक, ये द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाहरी स्तर को एपिडर्मिस तथा भीतरी स्तर को 2 नाम दे सकते हो, या तो एंडोडर्मिस कह दो या गैस्ट्रोडर्मिस कह दो। एंडोडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, लेकिन मध्य में अर्थात बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों के मध्य में यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इतना लिख देते हैं और इसके आगे लिख देते हैं दोनों स्तरों के मध्य में ये कोई कोशिकाओं का स्तर तो नहीं होता, मध्य में एक सब्सटेंस है जिसको जिलेटिन के नाम से जानते हैं, और ये जिलेटिनस सब्सटेंस जो है ये बीच में एक लेयर के रूप में उपस्थित होता है, और यहाँ पर लेयर के रूप में उपस्थित होता है। तो इस लेयर को हम एक नाम तो दे देते हैं, लेकिन ये कोई लेयर नहीं है। इसको नाम देते हैं मीसोग्लिया। मीसोग्लिया का स्तर उपस्थित होता है। तो ये देखिए, ये हो गया इसका तीसरा कमेंट। और ये मीसोग्लिया का लेयर है, इसमें केवल जिलेटिन लाइक सब्सटेंस, एक जिलेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण से तीसरा स्तर बनता है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये द्विस्तरीय होते हैं, ना कि मीसोग्लिया के कारण हम इसको त्रिस्तरीय कहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट कमेंट क्या है। अगर हम इसके शारीरिक संगठन को देखें तो इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है। अब इसके पहले जो था ये मल्टीसेलुलर एनिमल तो थे, बहुकोषीय जंतु तो थे, लेकिन इसका शारीरिक संगठन उनका पोरिफेरा में कैसा होता था,
कोशिकीय स्तर का होता था, और इसमें कैसा होगा, अब इसमें ऊतक बनने लगे हैं, ऊतक बनने लगे हैं, तो इसका शारीरिक संगठन कैसा होगा, ऊतकीय स्तर का होता है। तो यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं कि शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। ये इसका नेक्स्ट कमेंट हो गया, आप इसको जानते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। फोर्थ जो है आपका चौथा कमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, एक चीज़ यहाँ पर आप जान लीजिए। अभी हम सिलेंट्रॉन कैविटी दिखाए थे और बताए थे कि कोशिका शरीर के मध्य में उपस्थित होता है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर उस कमेंट को भी हम बना सकते हैं कि शरीर के मध्य में उपस्थित रिक्त स्थान को सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं, या दूसरे हिसाब से कह सकते थे कि शरीर के मध्य में एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसको सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। किसी भी तरह से आप लिख लीजिए, बस कमेंट बना दीजिए, जानकारी रहेगी तो कमेंट बन के तैयार हो जाएगा। सिलेंट्रॉन कैविटी के बारे में हो गया। स्टिंगिंग सेल के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। नेक्स्ट कमेंट, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका एपिडर्मिस, ये आर है, एपिडर्मिस के स्तर में उपस्थित होती है, जिसे स्टिंगिंग सेल या दंश या निमेटोसिस्ट, या दंश कोशिका कहते हैं। दंश कोशिका कहते हैं। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको बताना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ और देखते हैं इसका अगला क्या लक्षण है, इसका अगला क्या कमेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ देखेंगे तो आपको पहले भी बताए थे, इसके ऊपर की तरफ एक फूला हुआ भाग उपस्थित होता है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं, और हाइपोस्टोम के शिखर पर क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। तो उसको भी लिख लेंगे। शरीर में ऊपर की ओर फूले हुए भाग को हाइपोस्टोम कहते हैं। इसके शिखर पर कहने का मतलब शीर्ष भाग पर, शिखर पर मुख उपस्थित होता है। और मुख के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो उनके बारे में भी लिख देते हैं। मुख के चारों तरफ टेंटिकल्स या स्पर्शक टेंटिकल्स पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और अब इसकी सिमेट्री को भी यही जान लेते हैं, समित को। तो समित के बारे में आप ये जानिए
कि इस एनिमल को अगर हम कहीं से भी इसकी त्रिज्या से होकर के काटेंगे, इसकी त्रिज्या से कहीं से होकर के काटते हैं किसी भी स्थान से, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और अगर इसकी त्रिज्या या रेडियस से होकर के हम इसको काटेंगे ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो इसकी इस प्रकार की सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। तो सममिति कैसी होती है, अरीय होती है, सममिति अरीय होती है, सममिति अरीय होती है। कहने का मतलब इसके शरीर की जो सममिति है, जो सिमेट्री है, वो कैसी है, रेडियल है। आगे की तरफ चलते हैं तो इसके नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं। जो भी कमेंट हो इसका मुझे इस समय याद नहीं है, मैंने मिटा दिया, भूल गया। तो यहाँ पर आप इसका अगला कमेंट लिख लेंगे जो भी पॉइंट होगा इसका। चलिए हम कमेंट आपको बताते हैं। इसके जो रूप हैं वो 2 रूप होते हैं। इसके जीवन वृत्त में 2 रूप उपस्थित होते हैं, एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेडुसा। तो कहने का मतलब जीवन में 2 रूप पाए जाते हैं। पहला पॉलिप तथा दूसरा मेडुसा। ये 2 रूप होते हैं जीवन वृत्त में, और इस तरह से हम कह सकते हैं ये पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके जीवन वृत्त में ये अल्टरनेट क्रम में आएंगे। एक बार पॉलिप आएगा, दूसरी बार मेडुसा आएगा, फिर पॉलिप आएगा, फिर मेडुसा आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पॉलिप मेडुसा, फिर नेक्स्ट जनरेशन पॉलिप मेडुसा। तो इस तरह से ये पॉलिप मेडुसा आते रहेंगे, और इनके एकांतर क्रम में आने के कारण से जितने भी जनरेशन है सब में एकांतर क्रम में आने के कारण से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। और पीढ़ी एकांतरण को लिखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे। जो पॉलिप होता है वो बेलनाकार होता है, और जो मेडुसा होता है वो छतरी नुमा होता है। तो ये भी एक कमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिप बेलनाकार होता है तथा मेडुसा छतरी नुमा होता है। ये इसका अगला कमेंट हो गया। और नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका कमेंट हो गया। और अब इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों पाए जाते हैं। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एज सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे एज सेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग कहने का मतलब मुकुलन। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन द्वारा, और किस में होता है, पॉलिप में होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर लिख देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा में गैमीट फॉर्मेशन द्वारा होता है, या गैमीट द्वारा, यहाँ पर इसको लिख देंगे युग्मकों द्वारा होता है। तो इस तरह से इसके कमेंट है। एक चीज़ यहाँ पर और छूट रहा है, उसको भी देख लीजिए। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों ही, इसके लिए इसमें कोई सिस्टम नहीं पाए जाते, ना तो कोई एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है, ना तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तथा उत्सर्जन ये सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा होता है। सामान्य विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब विसरण के बारे में तो आप जानते ही हैं
कि कोई भी पदार्थ हो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो यहाँ पर इसको विसरण के नाम से जानते हैं। और विसरण की क्रिया में सिलेंट्रॉन कैविटी बनाई गई थी। जो सिलेंट्रॉन कैविटी बनाई गई थी इसके आंतरिक स्तर तो होते ही हैं, आप यहाँ पर आंतरिक स्तर लेयर तो जानते ही हैं, बीच में सिलेंट्रॉन कैविटी है। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा इन कोशिकाओं में अगर हायर कंसंट्रेशन में है, जैसे एक्सीटी वेस्ट प्रोडक्ट हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो बाहर निकल जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सिलेंट्रॉन कैविटी में, और फिर हाइपोस्टोम से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जन भी होता है और श्वसन की प्रक्रिया भी इसी के माध्यम से होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और इसमें पाचन देख लेते हैं, पाचन कैसा होता है। पाचन, जो पाचन की प्रक्रिया है डाइजेशन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकता है। मतलब बाह्य कोश की पाचन, बाह्य कोशिकीय अथवा पाचन बाह्य कोश की अथवा अंतः कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही प्रकार से होता है। दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये कमेंट हो गया। और इसके बाद आगे चलते हैं इसमें नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इसमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है सर्वप्रथम, और जो भी नर्वस सिस्टम डेवलप होगा इसमें सबसे पहले डेवलप हो रहा है, इसलिए लोअर टाइप का होगा, भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नर्व सेल है उनका एक नेटवर्क केवल इसमें प्रेजेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें नर्वस सिस्टम में डेवलप नहीं होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। कौन सी कोटि का? निम्न तंत्रिका तंत्र उपस्थित, निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे कमेंट्स बहुत हो गए हैं। इसके एग्जांपल में अभी मैंने ऊपर की तरफ बताया ही था, जब उसमें स्वच्छ जलीय और मैराइन वाटर दोनों बता रहा था, तो उसमें वही कमेंट यहाँ एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे, हाइड्रा और फाइसेलिया। तो इस तरह से ये सिलेंटेटा के बारे में हो गया। और सिलेंटेटा के बाद इसके आगे का फाइलम हम आपको पढ़ा ही चुके हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस का, और प्लेटिहेल्मिन्थीस के आगे जो फाइलम होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना आप देख लीजिए, और नोट्स तो मैं देता ही जा रहा हूँ, इसको आप लिखते जाइएगा। समय समय पर हम जब मांगेंगे तो आपको ये नोट्स दिखाने पड़ेंगे।